Our moderator for the next session, Chakradhar K. Chamanne, has done major stories on liquor in Uttarakhand, pollution in Nainital Lake, and Maoists on Indo-Nepal border. He was an active participant on NDTV, Save the Tiger and Greenathon campaign. He actively reported on the Kedarnath tragedy. Currently, as state head of News Nation, he is involved extensively in election coverage. He is involved, I repeat, extensively in election coverage and has also authored a book called and I request Anurag Chauhan to present a bouquet to him. आप सभी का स्वागत है। प्रोफेसर अशोक चक्रधर एक संजीदा समीक्षक, मेरी बात से लेकर पत्रिका तक पिछले 4 दशक से टीवी पर मौजूद हैं। दूरदर्शन पर इनके साप्ताहिक कार्यक्रम चले आओ चक्रधर चमन में सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए। लोक संगीत में इनकी गहरी पैठ है और ये अदाकार ये गा भी देते हैं, ये एक बड़ी बात है। कई धारावाहिकों में इन्होंने जानदार अभिनय किया। एक अच्छे चित्रकार हैं, कितनी ही प्रदर्शनियों में इनके बनाए हुए चित्र और पोस्टर लगाए जाते रहे हैं। एक श्रेष्ठ फिल्मकार हैं, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं पर इन्होंने अनेक टेलीफिल्म धारावाहिक वृत्त चित्र बनाए। इनकी फिल्म गुलाबड़ी और बिटिया पर्दे पर लिखी कविताओं की तरह है, खूब सारी कथाएं पटकथाएं में लिखे हैं। प्रोफेसर अशोक चक्रधर ने अपनी मल्टीमीडिया प्रस्तुतियों से हिंदी को हाईटेक करने की पहल करी। मंचीय हास्य व्यंग को अपने विशिष्ट संचालन कौशल के लिए नए आयाम दिए। 60 से अधिक पुस्तकों के लेखक प्रोफेसर चक्रधर हिंदी पत्रकारिता विभाग के विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के नियमित स्तंभ लेखन भी कर रहे हैं। एक संपूर्ण मीडिया व्यक्तित्व हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शताधिक पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजे गए डॉक्टर अशोक चक्रधर भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्म श्री उपाधि से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। कुछ अन्य उल्लेखनीय प्रतिष्ठित पुरस्कार यश भारती विद्या भूषण सम्मान, दिल्ली के गौरव बाल्य साहित्यिक पुरस्कार, काका हाथरसी पुरस्कार, हास्य रत्न आकाशवाणी अवार्ड, राष्ट्रभाषा समृद्धि सम्मान, त्रिनादित हिंदी शिखर सम्मान, कैफी आजमी अवार्ड, साहित्य शिरोमणि न्यूयॉर्क अवार्ड, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा मोस्ट वैल्यूएबल प्रोफेशनल MVP अवार्ड आदि हैं। दरअसल प्रोफेसर अशोक चक्रधर नाम है अनेक प्रकार की प्रतिभाओं का एक समुच्चय का। अलग अलग क्षेत्रों में जो इन्होंने किया वो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हर क्षेत्र में मानवीय मूल्यों को प्रतिस्थापित किया। सर, मेरा सौभाग्य कि मैं आपके आगे बैठा हूं। मैंने तो एक किताब लिखी और आपने 60 किताबें लिख दी, तो मैं आपकी पीड़ा अपनी पीड़ा में दोनों समझ सकता हूं। मेरी पीड़ा ये है कि मैंने एक ही क्यों नहीं लिखी। एक ऐसी लिखी जाती जिसको पूरी दुनिया याद करती, और सिर्फ एक किताब से कोई आदमी पहचाना जाए। चलिए, उतना बड़ा होने की मैं जरूरत नहीं करूंगा, लेकिन 60 किताबें ठाठ के साथ लिख दी। और जैसा कि आपने बताया, अपना परिचय सुनना बड़ा कष्टकारक कर्म होता है। इससे तो मुझे कहते मैं पैम्फलेट ले आता, सब मैं बंटवा देता, बाकी हम लोग बात कर रहे होते। तो जितनी चीज़ें नहीं बताई वो भी मैं बता देता, और जो ज़्यादा बता दी उनको कम कर देता। सर, अब ये बता दीजिए, हंसी कहाँ पैदा होती है? हंसी
भूगर्भ में ही नहीं रहती, वो कहीं अंतरिक्ष में रहती है। और शायद उस वैज्ञानिक के हृदय में रहती है जिसने PSLV छोड़ा परसों इसरो से। अब इसरो से छोड़ने के बाद रॉकेट, उसको आनंद आया होगा, इसलिए क्योंकि विश्व में कोई कल्पना नहीं कर सकता कि हम सर्वाधिक उपग्रहों का प्रक्षेपण कर सकते हैं। एक रॉकेट गया तो जैसे फव्वारा निकला उपग्रहों का, तो उसे मुस्कान आई होगी अपने किए पर। और उसे याद आया होगा कि 15 अगस्त 69 को विक्रम साराभाई भाई ने जो पहला रॉकेट लॉन्च किया था वो नारियल के पेड़ में बांध के किया था। तो जब हम सोचते हैं कि नासा जितना खर्च करता है उसका 1/1000 भी हम खर्च नहीं करते, हमारे पास एक चीज है जिसको हम जुगाड़ कहते हैं, जुगाड़ टेक्नोलॉजी। अब ये जुगाड़ और फिर लॉन्चर पे लगा दी। तो हंसी का कोई नियम नहीं, कोई सिद्धांत नहीं है। आती है तो आती है, नहीं आती तो नहीं आती। आएगी तो इस बात पे आ जाएगी कि किसी को साहित्य से सताना हो तो इन कुर्सियों में बैठा दो धूप में। देखो आई, इसमें कोई कारण तो था नहीं, तो क्या हुआ, ये कौन कर सकता है जिसमें दुर्भावना हो। तो हंसी कभी कभी सताने पे आती है कि चलो सताने का क्या है, मजा लेंगे। तो मजा लेना, लेकिन ये हंसी अधम कोटि की हंसी है, मैं इसको अच्छी वाली हंसी नहीं मानूंगा। किसी को सताने में अपनी धाक नहीं है, लेकिन याद रखना मजाक करना मजाक नहीं। मजाक के लिए, हंसी पैदा करने के लिए कुछ चाहिए ऐसा जो दूसरे को आनंद दे। और वो आनंद कब देगा, कब आ जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। आती है तो आती है, नहीं आती है तो नहीं आती। आप कोशिश करते रहिए हंसाने की, नहीं आएगी, आएगी तो ऐसी बात पे आ जाएगी जैसी मैंने अभी बताई। और जब आती है तो धुआंधार आती है, गाल गुलेल हो जाते हैं, सारे ब्रेक फेल हो जाते हैं। ये हंसी अपना शिकंजा कुछ ऐसे कसती है कि मुंह दांत भींच लो तो तौंद हंसती है। देखा है कभी किसी तौंद का हंसना? फैट्स के दरिया में जैसे कैट्स का उछलना। तो ये हंसी बंधुवर दिनेश जी बहुआयामी है। ये आंख, नाक, दांत, गाल, हृदय, यकृत, इन सब के लिए व्यायामी है। जो मनहूस हैं, जो हंसते हैं उनकी तो अच्छी खासी मशक्कत हो जाती है, लेकिन जो मनहूस हैं न हंसें तो कब्ज की दिक्कत हो जाती है। इसलिए अपने विरेचन के लिए, अपने आनंद के लिए हंसो और हंसाओ। हंसी उन देशों में नहीं आती थी जहां समानता आ गई थी। रूस में लोग भूल गए थे हंसना। और मैं उतने आंसू निकाल दूंगा जितने आपके पसीने आ रहे हैं। जैकेट उतार लीजिए, मैं तो छाया में बैठा हूं। हंसी का लोकतंत्र और लोकतंत्र की हंसी। अब आप किस पे हंसो? पहले जब हमने आंख खोली और पाया राजनीति में दो बैलों की जोड़ी के गाने सुनते थे, दो बैलों की जोड़ी चुनाव चिन्ह हुआ करता था। फिर गाय बछड़ा आ गया। अब गाय पता नहीं कहां चली गई, उत्तर प्रदेश में दो बछड़े रह गए। तो हंसी आई कि नहीं आई? आप इसलिए आई क्योंकि आप इसके संदर्भों तक पहुंचे। अगर आपको संदर्भ न ज्ञात हो तो आपको हंसी नहीं आएगी। हंसी को कोई संदर्भ चाहिए, हंसी को कोई टेक ऑफ पॉइंट चाहिए जहां से आप हंसी का विमान उड़ा सके। हंसी को एक परवाज चाहिए कि आप डाल पे बैठी चिड़िया की तरह हैं और किसी चिरोटे ने आपको बुलाया तो ऐसे ही तो नहीं उड़ जाएंगे, पहले पंख फड़फड़ाएंगे। और पंख फड़फड़ाना एक तरह से हंसी की यात्रा का प्रारंभ है। किसी भी यात्रा के लिए कुछ न कुछ पहले भूमिका होती है। मेरे ख्याल से
भगवान जी ने या अल्लाह ताला ने कभी लोगों के दिमाग का ताला खोलने के लिए एक वरदान दिया हो मनुष्य को, जो अन्य जीवधारियों को नहीं दिया कहते हैं, जो कि हम नहीं जानते। हम अधरों से हंसते, वो पता नहीं कहाँ कहाँ से हंसते, देख नहीं पाते भाई ये मछली हंसी तो कहाँ से हंसी, लेकिन बिना हंसे तो कोई रह नहीं सकता। अब ये अधरों का इंच सवा इंच फैल जाना, ये चेहरे के भूगोल में थोड़ा सा प्रसार हो जाना, यही है ना हंसी। ये वरदान जब ईश्वर ने दिया होगा तो सोफे पे ऐसे ही कोहनी टिका के सिगरेट का एक छोटा मारा होगा, फिर सोचा होगा कि क्या दिया जाए मनुष्य को, है क्या बात। चलो एक मुस्कान दे देते हैं। सर इसी बात पे है ना कि कहते हैं ना बाछे गिर जाती है, ये आज तक हमें समझ नहीं आई बाछे क्या होती है सर। हाँ जी हाँ, ये राग दरबारी नाम का उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का है। उसमें उन्होंने भी ये जिज्ञासा जताई थी कि उसकी बाछें खिल गई जो पता नहीं शरीर में कहाँ होती है। तो जब राग दरबारी के महान लेखक श्रीलाल शुक्ल को नहीं पता तो मुझे कहाँ से पता हो सकता है महाराज। सर मेरे को किसी ने बताया कि इमोशन होता है ये, इसको बाछे बोलते हैं, क्या इसमें सच्चाई है क्या? अब ये मूछें से बाछें तुक मिलती है इसलिए आप कह दो, पर ये तो कोई है नहीं। इस तरह के गड्ढे जो हैं प्रकृति ने हर आदमी को नासिका के इधर उधर दिए हैं ताकि मूछों के ऊपर एक शेल्टर रहे। मूछों के ऊपर आ जाते ना ये, तो ताकि मूछें गड़बड़ न हो जाएं या गीली न हो जाएं, सीली होंगी चिपक न जाएं। आप नहा के आते हो, बाल आपके चिपक जाते हैं। और ऐसे ही अगर ये हिस्सा न हो नासिका के इधर उधर थोड़ा सा उभरा हुआ तो मूछों को बड़ा कष्ट होगा। अब प्रैक्टिकली मैं आपकी मूछें देख रहा हूँ। अब आपको एक कविता सुना देता हूँ मजे की। श्योर सर। एक के पास मूछ थी, एक के पास पूंछ थी। देखिए सटायर का मजा लेना। एक के पास मूछ थी, एक के पास पूंछ थी। मूछ वाले को कोई पूछता नहीं था, पूंछ वाले की पूछ थी। देखिए 10% तालियां बजी, 100% बजाना अगली बात पे, अभी नहीं। पूछ और पूछ में फर्क समझ लेना। हाँ। एक के पास मूछ थी, एक के पास पूंछ थी। मूछ वाले को कोई पूछता नहीं था, पूंछ वाले की पूछ थी। मूछ वाले के पास तनी हुई मूछ का सवाल था और पूंछ वाले के पास झुकी हुई पूंछ का जवाब था। अब अगला अंतर भी देखिए। पूंछ के दो दिशाएं नहीं होती, मोहब्बत में हिलेगी, मारेगी या मरेगी, एक वक्त में एक ही काम करेगी। मूछें क्यों अशक्त हैं? क्योंकि दो दिशाओं में विभक्त हैं। लंबी कविता है, याद भी नहीं है। अंतिम बात इसकी बता देता हूं कि एक झुकी हुई मूछ वाले ने झुकी हुई पूंछ वाले से कहा, यार मैं जिंदगी में उठ नहीं पा रहा हूं। झुकी हुई पूंछ वाला बोला, बिल्कुल नहीं उठ पाओगे, और कारण 1 मिनट में समझ जाओगे, बताता हूं। तुम बिना हाथ लगाए अपनी मूंछ उठा के दिखाओ, मैं पूंछ उठा के दिखाता हूं। क्या बात। तो आज के जमाने में दिनेश जी जो उठा सकता है वही उठ सकता है, इसलिए मूंछ वालों की नहीं, पूंछ वालों की सत्ता है, मूंछ वालों की नहीं, पूंछ वालों। सर अभी थोड़ा सा आपके बारे में जैसे बातचीत हो ही रही थी, वहां पर राजनीति का सवाल आ गया था, तो मैं यही पूछ लेता हूँ सर, डेमोक्रेसी क्या है? ये भी मेरी कविता सुनना चाहते हैं क्या? जी सर। दरअसल डेमोक्रेसी वैसी ही है जैसी मैंने ये कविता लिखी थी बहुत साल पहले। उसका एक आध अंश आपको बता देता हूं अगर मुझे याद रहती है जितनी। एकाएक मंत्री जी कोई बात सोचकर मुस्कुराए, कुछ नए से भाव उनके चेहरे पर आए। उन्होंने अपने पीए से पूछा, जैसे आपने मुझसे पूछा, उन्होंने अपने पीए से पूछा, क्यों भैया डेमोक्रेसी क्या होती है? तो पीए कुछ झिझका, सकुचाया, शर्माया, बोलो बोलो डेमोक्रेसी क्या होती है? तो पीए बोला, सर जहां जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की ऐसी तैसी होती है, तो वही डेमोक्रेसी होती है। अब ये सवाल तो पूछ लिया दिनेश जी ने, अटक गई गाड़ी। और भी विद्वान लोगों से पूछा जाए
तो बात आगे बढ़ी। पार्क के कोने में घास के बिछौने पर लेटे लेटे हम अपनी प्रेयसी से पूछ बैठे, क्यों डार्लिंग, डेमोक्रेसी क्या होती है? वो बोली, तुम्हारे वादों जैसी होती है। इंतजार में बहुत तड़पाती है, झूठ बोलती है, सताती है, तुम तो आ भी जाते हो, ये कभी नहीं आती है। हमने एक विद्वान से पूछा, वे बोले, हमने राजनीति शास्त्र सारा पढ़ मारा। डेमोक्रेसी का मतलब है आजादी, समानता और भाईचारा। आजादी का मतलब राम नाम की लूट है, इसमें गधे और घास दोनों को बराबर की छूट है। घास आजाद है कि चाहे जितनी बढ़े, और गधे स्वतंत्र हैं कि लेटे लेटे या खड़े खड़े कुछ भी करें, जितना चाहे इस घास को चरे। ये डेमोक्रेसी। और समानता, कौन है जो इसे नहीं मानता? हमारे यहाँ अमीरों और अमीरों में समानता है, गरीबों और गरीबों में समानता है, मंत्रियों और मंत्रियों में समानता है, संतरियों और संतरियों में समानता है, चोरी डकैती, आगजनी, घूसखोरी, जेब कतरी, इन सब में समानता है। बताइए कहाँ समानता है? और भाईचारा, तो सुनो भाई, यहाँ हर कोई एक दूसरे के आगे चारा डालकर भाईचारा बढ़ा रहा है। जिसके पास डालने को चारा नहीं है, उसका किसी से भाईचारा नहीं है। और अगर वो बेचारा है तो दिनेश जी, इसका हमारे पास कोई चारा नहीं। फिर मिले हमारे मुसद्दी लाल, ये मेरी कविताओं के बड़े प्रिय चरित्र हैं, निम्न मध्य वर्ग के प्राणी हैं। सबसे ज्यादा धक्के नोटबंदी में इन्होंने ही खाए, कुछ निकाल ही नहीं पाए। अंत में मिले हमारे मुसद्दी लाल, उनसे भी कर डाले यही सवाल। बोले, डेमोक्रेसी दफ्तर के अफसर से लेके घर की अफसरा तक पड़ती हुई फटकार है, जबान के कोड़ों की मार है, चीत्कार है, हाहाकार है। इसमें लात की मार से कहीं तगड़ी हालात की मार है। इसमें लात की मार से कहीं तगड़ी हालात की मार है। अब मैं किसी से ये नहीं कहता कि मेरी ऐसी तैसी हो गई है, कहता हूं मेरी डेमोक्रेसी हो गई है। सर, आप बहुत से शहरों में जाते होंगे, और जाते ही हैं, स्वाभाविक सी बात है। हर शहर में कुछ ना कुछ शब्द पकड़ते होंगे। जैसे मैं हल्द्वानी का रहने वाला हूं, हमारे एक शब्द है लपू झन्ना, जैसे चमचा, कहीं टिपन्ना भी बोला जाता है। ये टिपन्ना लगा दिया जी पीछे। बाद में मेरे को समझ में आया कि रजिस्ट्री जब होती है उसके पीछे कोई कागज लगाया जाता है, उसे टिपन्ना बोलते हैं। तो ऐसे कई शब्द आपकी नजर में आते होंगे और वहां से आप कैच करते होंगे कि उसको कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल भी हो जाता होगा। आपके अनुभव में ऐसे कुछ शब्द मिले कभी आपको? दिनेश जी, ये शब्द तो आंधी के आमों की तरह टपकते, पता नहीं कब कहां से लपक लो। और लोगों का कहना यह है कि मैं शब्द निर्माण कौशल भी जानता हूं, इतने शब्दों को बनाने का आनंद मुझे आता है। उपसर्ग प्रत्यय जहां लगाने नहीं चाहिए वहां लगा दो तो बन जाता है। दो भाषाओं के शब्द चला दो, मिला दो तो चल जाता है। जब वैलेंटाइन का उदय भारत में हुआ था, तब मैंने एक शब्द चलाया था, लवस्कार। तो मैं नमस्कार की जगह लवस्कार कहा करता था। मैंने शबाना आजमी को लवस्कार भेज दिया तो उन्होंने पलट के लिखा लवस्ते। तो शब्द कई बार अंदर से बोलते हैं, और वे शब्द जैसे आपको हल्द्वानी से मिले, किसी को किसी की वाणी से मिल जाते हैं, किसी को कहीं के पानी से मिल जाते हैं, किसी को राजा जानी से मिल जाते हैं, किसी को कहीं से भी मिल जाते हैं, लेकिन अपनी मातृभाषा से सर्वाधिक मिलते हैं। अभी आपका टिपन्ना जो है, ये किसी पन्ने पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन पन्ने के बारे में है। ऐसा पन्ना जो टिप्पण धर्म से संयुक्त है। अधिकारी ने जिस पर टिप्पणी की है वो सटिप्पण पृष्ठ, अगर हम इसको कहें तो सटिप्पण पृष्ठ हो जाएगा। टिपन्ना बहुत आसान है। दिल्ली में ये सबवे बने हुए हैं, उस पर लिखा रहता भूमिगत पैदल पार पथ। भैया अंग्रेजी में तो सिर्फ सबवे लिखा था, और हिंदी में तुमने लिखा भूमिगत पैदल पार पथ।
इसके लिए मैं एक शब्द देता हूं जो सब जानते हैं, भैया सुरंग लिख दो। क्या क्या जाता है, सुरंग लिख दो। तो लोक भाषा से और हमारी भाषा के जो अन्य अभिव्यक्ति के तरीके हैं उनमें जो सरलतम चीज है उसको ले आओ। एक किस्सा बताता हूं आपको दिनेश जी। मैं घूमता रहता हूं, मुझे ये मेरा सौभाग्य है कि कविता ने या मेरे नाम ने, चक्रधर है तो पैर में चक्कर है, घूमते रहा बेटा। लेकिन मैं कविता का आभारी हूं जिसको सुनाने के लिए मैं पूरी दुनिया में जहां जहां भी हिंदी बोली जाती है लगभग सारे देशों में जा चुका हूं और हिंदी का भी प्रचार प्रसार करता हूं। और एक बात और बता दूं, एक और मेरा सौभाग्य है कि पिछले 55 वर्ष से हिंदी कवि सम्मेलन मंच पर कविताएं सुना रहा हूं। सन 62 में लाल किले की कवि सम्मेलन में बाल कवि के तौर पर मैं गया, तो इतने सारे लोगों से मिला, इतने लोगों से सीखा, तो शब्द ही तो मिले और क्या मिले। जाते वक्त पैसा तो बहुत कम कवि देते थे, एक आध जैसे देवराज दिनेश आए, उन्होंने 5 का नोट दे दिया। कुछ ससुराल से भी मिले होंगे सर। अब वो प्रसंग जरा ठीक बताऊंगा, उसको रहने दीजिए अभी जरा। मैं जो बात बताना चाह रहा था वो बताता हूँ, उसके बाद आप कहोगे तो इसका भी उत्तर दे दूंगा। और मुझे बड़ा तरस आ रहा है आप पे, अब जैकेट उतार, बहुत पसीना आ रहा है वाकई। अच्छा ठीक है, आपकी गर्मा गर्म प्रश्नों का स्वागत। तो मैं बाहर जाता हूं तो अपने वक्तव्यों में कभी कहा होगा कि साहब भाषा संस्कृति की वाहिका होती है, अगर भाषा ना आए तो संस्कृति नहीं आएगी। आप अमेरिका में रहते हो और अंग्रेजी बच्चे बाहर भी बोलते हैं और घर में आप उनसे बोलते हो तो उनसे हिंदी बोलना शुरू करो ना, तो हिंदी के माध्यम से हिंदी संस्कृति आएगी। तो बहुत गंभीरता से लिया बहुत सारे लोगों ने और हिंदी पढ़ाना बच्चों को शुरू किया उनकी अनिच्छा के बावजूद। ठेल के लाए कवि सम्मेलनों में, वो बेचारे उबासियां लेने लगे, समझ में नहीं आए कविता तो क्या वो सुनेंगे बैठेंगे, कोई गायकी हो तो भी झेल जाए। तो इस बार एक आदरणीय आई अमेरिका से बोली कि अशोक जी मेरा बच्चा पूछ रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की हिंदी क्या है। मैंने कहा जी ग्लोबल वार्मिंग की हिंदी है ग्लोबल वार्मिंग, सब जानते हैं भाई। अंग्रेजी इसी तरह बढ़ी है दूसरी भाषाओं के शब्द लेके, कहां से शब्द ले लिए। बोले नहीं आप बताइए। मैंने कहा देखिए ऐसा सुनिए, मैं प्राइमरी पाठशाला में था, किसी भी गांव के प्राइमरी पाठशाला के अध्यापक से पूछिए या बच्चे से पूछिए, हमें एक गुब्बारा फुला के गोलाकार 2 डंडियां लगा के ऐसे घुमा के दिखाया जाता था और बताया जाता था ये ग्लोब है। हमने मान लिया, उसकी हिंदी तो किसी ने नहीं करी। उसको जब हिंदी ने मान लिया कि ग्लोब है तो फिर आपको किस बात का क्षोभ है। ग्लोब है। अब आपको वार्मिंग का मामला है तो वार्मिंग को गर्मी कर लो, चलो ग्लोबल गर्मी, इसमें अनुप्रास अलंकार भी आ जाएगा, गा भी सकते हो ग्लोबल गर्मी बढ़ गई घट गई बढ़ गई जो भी चाहो। तो वो नहीं मानी साहब, बोले नहीं आप हिंदी में बताइए। तो अब हिंदी का नुकसान कैसे होता है ये मैं कहना चाहता हूं, और आप नहीं करते। मैंने जितना आपकी पुस्तक को पढ़ा है, दाजू बोले में आपने सरल जन भाषा को लिया है, आपने एनडीटीवी में काम किया है, आप संप्रेषण की भाषा को जानते हैं। तो मैंने कहा आप नोट करिए जरा, मैं 5 मिनट दिमाग चलाता हूं अपना, आप डायरी निकाल लीजिए। ग्लोबल वार्मिंग की हिंदी लिखिए। तो मैंने कहा अवनी अगन, अवनी धरती, अचला आतप, स्थिरा संतप्ति, धरित्री दाह, विश्व विदाह, भूगोल भट्टिका, भूमंडलीय उष्मीकरण, वसुमती ताती, पृथ्वी प्रतापन, धरा धधक, संसार सेंक। मैं और भी फेंक सकता था बहुत सारे, क्योंकि संस्कृत जैसी समृद्ध भाषा का मेरे पास धरोहर के तौर पर एक खजाना है जिसमें शब्दों की व्युत्पत्ति से बहुत सारे शब्द बनाए जा सकते हैं। आपको गर्व होना चाहिए अपनी इस हिंदी भाषा पर कि जितने सिनोनिम्स, जितने पर्यायवाची शब्द हिंदी में हैं उतने संसार की किसी भाषा में नहीं है। आपको गर्व होना चाहिए इस बात पर कि अरविंद कुमार नाम के एक कोशकार ने
जो समांतर कोश बनाया है, थेसॉरस बनाया है, उसमें 11 लाख प्रविष्टियां हैं, जबकि अंग्रेजी 10 लाख पे अटकी हुई है। हमारी भाषा ज्यादा संपन्न, ज्यादा समृद्ध है और संसार का सबसे बड़ा थेसॉरस हिंदी का है, जो कि अरविंद कुमार का है। आपको उसी तरह भरोसा नहीं होता ना कि इसरो में ऐसे बिना साधनों के वैज्ञानिक वो काम कर देते हैं जो न रूस ने किया, न चीन ने किया, न अमेरिका ने किया। वो रॉकेट थे या दिवाली पे जैसे हम छोड़ देते हैं ऐसे छोड़ दिए थे अचानक? इस समय विश्व में अंतरिक्ष विज्ञान में सबसे ज्यादा आंकड़े बनाने वाला देश हमारा है। इसका हमें गर्व होना चाहिए। माना कि नासा के समान। अच्छा, मैंने क्या हुआ कल जब ये पता लगा कि साहब, मैं बड़ा खुश हुआ। और जब ये पता लगा कि 104 उपग्रह छोड़े गए, जिनमें 3 ही हमारे थे, बाकी 101 तो दूसरे देशों के थे, तो मैं बुझ गया। जैसे कोई रॉकेट ऊपर जाते जाते बुझ के नीचे गिर गया। तो फिर मैंने उसको डिटेल में गूगल किया, तो पता लगा कि A.K. अरुण कुमार, जो कि इस समय इसरो के डायरेक्टर हैं, उन्होंने बताया कि हमारे 3 ही थे, लेकिन एक सैटेलाइट का वजन 730 किलो था और 2 सैटेलाइट्स का वजन 19-19 किलो था। लेकिन अभी भी हमारे पास 600 किलो की क्षमता और थी उस रॉकेट के साथ भेजे जा सकने की। इतना हमने मजबूत रॉकेट बनाया था जिसमें कि कुछ और भी भेजे जा सकते थे। तो हमारे पास बहुत दिनों से एप्लीकेशन आई पड़ी थी, छोटे छोटे देशों की, बड़े बड़े देशों की, अमेरिका की, उनको छोटे छोटे सैटेलाइट छोड़ने थे। तो उस 600 किलो में 101 थे, यानी अगर एवरेज निकाला जाए तो 6-6 किलो के थे, छटंकी भर के थे। हमारा 730 किलो का था और 19-19 किलो का था। 5 किलो का भूसा पड़ जाए तो बेटा बैठ जाएगा। हमने 730 किलो का भूसा मारा, अंतरिक्ष में मारा, आकाश में मारा, किसी को सताया नहीं, किसी को दर्द नहीं हुआ, कोई धराशायी नहीं हुआ, लेकिन धरा प्रसन्न हो गई कि हमारा मन शाही हो गया। क्या बात सर। वैसे ही बातें आ जाती है ना, इंग्लिश हिंदी का जो हो जाता है, बड़ी अजीबनेस हो रही है, बोलते हैं, अवेलेबलता नहीं है। वैसे सर एक बात, छोटी सी गुस्ताखी है, ये हिंदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश को जिस तरह इंग्लिश में अंग्रेजी कहते हैं, अब हिंदी में कहने वाले देव भाषा भी कहते हैं, लेकिन देव भाषा संस्कृत के लिए कही जाती है और देवनागरी लिपि है, देवनागरी भाषा नहीं है। और हिंदी भी भाषा कोई बहुत पुरानी नहीं है, ये 200-250 साल पुरानी। आप कहोगे अरे 5000 साल पुरानी संस्कृति जिसका हम इतना बखान करते हैं, और ये भाषा इतनी सी पुरानी है। सच्चाई ये है कि पहले हम इसको भाखा कहते थे। अब आप बहुत पहले जाएंगे तो वैदिक संस्कृत थी, फिर उसकी लौकिक संस्कृत हुई, उससे अपभ्रंश भाषाएं बनी, प्राकृत भाषाएं बनी, तरह तरह की प्राकृत बनी। कोई प्राकृत, मागधी, अर्धमागधी, इनसे मैथिली, मगही, भोजपुरी भाषाएं बनी, अवधी भाषा बनी, शौर सैनी प्राकृत से ब्रज भाषा बनी, कैकय प्राकृत से डोगरी बनी। तो ये जो प्राकृत और अपभ्रंश भाषाएं थी, इनसे बोलियां बनी। अब जब हिंदी साहित्य का मामला आया तो इन सारी बोलियों के साहित्य को ले लिया। और आज सबसे बड़ा संकट यह है दिनेश जी कि संविधान की 8वीं अनुसूची में ये सारी की सारी बोलियां अपना पांव जमाना चाहती है। भोजपुरी के लिए आंदोलन हो रहे हैं, जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं कि साहब भोजपुरी को भी लाइए। अरे भैया, भोजपुरी आएगी, कल अवधी कहेगी, फिर मैथिली कहेगी, फिर मगही कहेगी। और हम पढ़ाते आ रहे हैं हिंदी साहित्य में आदि कवि विद्यापति, हम पढ़ाते आ रहे हैं पृथ्वीराज रासो। रासो डिंगल पिंगल राजस्थानी में, मारवाड़ी में लिखा गया, आड़ोती में लिखा गया, वहाँ अलग भाषाएं हैं। अब वो सब भाषाएं लड़ने लगे हैं, जिनको हम हिंदी में मान लेने लगे हैं, तो हिंदी का तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर ब्रजभाषा कहने लगे कि जी हम तो ब्रजभाषा, हम तो हिंदी नहीं है, तो सूरदास गए। अगर हम के अवधि वाले आ जाए तो तुलसीदास गए। अब ले लो हिंदी में क्या बचा। अगर सूर चले गए, तुलसी चले गए, राजस्थान की मीरा चली गई,
पंचमेल खिचड़ी वाले कबीर चले गए, दादू चले गए, नानक चले गए पंजाबी के कारण, रैदास चले गए, तो आपके पास बचेगा क्या? तो जो चीजें बची हैं हमारे पास हिंदी के नाम पर, उनको एकीकृत करना इस समय की चुनौती है। और ये राजनीतिक कारण होते हैं। तरह तरह की एकेडमी बना दो, तरह तरह के भोजपुरी संस्थान, ये संस्थान, ठीक है, उनकी भाषाओं और लिपियों के और साहित्य के संरक्षण के लिए ठीक है। लेकिन जब भाषा का सवाल आएगा, नोट पे 22 भाषाएं छप रही हैं आजकल और 56 लाइन में लगी हुई हैं। अगर ये सबकी सब आ गई 8वीं अनुसूची में, तो गांधी जी तो आउट हो गए, वहां जगह नहीं बचेगी, मोदी के लिए भी जगह नहीं बचेगी। फिर तो भाषाओं के नाम लिखते रहिए, लिखते रहिए, लिखते रहिए, इतनी सारी भाषाएं हैं, नोट पे सबको देना पड़ेगा स्थान, भारतीय संविधान कहता है, सब आंदोलन कर देंगे वरना। तो हिंदी की तो भाई साहब हिंदी हो रही है। अब हिंदी को उसका दूसरा नाम मैं क्या बताऊं कि क्या है। एक ऐसी हिंदी जो कि देशवासियों के लिए मानी जाती थी। हम कहते थे हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो हिंदी कोई भाषा नहीं थी, हिंदी नागरिक थे हिंदुस्तान के, हिंद देश के निवासी हम सब एक हैं। तो वो जो सब निवासी हम सब एक थे, जिसमें हर प्रांत के, हर रंग के, हर जाति के, हर गोत्र के, हर धर्म के लोग शामिल थे, वो हिंदी थे। उनको हिंदी कहा जाता था, हिंदी तहजीब कहा जाता था। धीरे धीरे उसको भाषा माना जाने लगा। शायद इसी वजह से इंग्लिश वालों की हिम्मत नहीं हुई कि वो हिंदी का इंग्लिश नाम रख सके। कोई हिम्मत हो ही नहीं सकती। आप जैसे पत्रकार बैठे हो तो वैसे ही नहीं होने देंगे। अगर उसका भारत का तो इंडिया कर दिया, लेकिन हिंदी का करके दिखाओ बेटा। एक मेरा आखिरी सवाल है, उसके बाद हम थोड़ा सा दर्शकों से भी आपके साथ सवाल जवाब करेंगे। जी सर, एक किताब है आपकी तमाशा, जी जी जी। थोड़ा सा उसमें से कुछ तमाशा दिखाइए। तमाशा में बहुत सारी कविता, 10 कविताएं हैं लंबी लंबी। एक मैं कुछ और सुना दूं? दरअसल कल जहां मैं इसरो से प्रसन्न था, वहीं खुसरो की तरफ से दुखी था। अब खुसरो से दुखी क्यों था? कि खुसरो साहब एक सूफी संत थे और खुसरो साहब के कलाम गाए जाते थे पाकिस्तान में भी। उस सहवान नाम की जगह पे भी, जो इस्लामाबाद के पास है, वहां लाल कलंदर की दरगाह, उस दरगाह में जो गाया जाता था दमादम मस्त कलंदर। अब ये मस्त कलंदर वाला जो भाव है सूफियों में, ये सुख और दुख दोनों से मिला के जब ऊपर उठ जाता है आदमी, तब वो सूफी होता है। वो इश्क में चला जाता है। इश्क में दुख भी होता है, इश्क में सुख भी होता है। तो वो जब गाते हैं तो जैसे वो खुद भी हिप्नोटाइज हो गए और आपको भी एनर्जाइज कर देते हैं कि आप भी झूमने लगो। अब कव्वालों को देखो कहीं किसी दरगाह में जाके, तो वो जब गाते हैं तो वो झूमने लगते हैं और आप भी झूमने लगते हैं। आपके अंदर भी कोई संक्रामक रोग लग जाता है झूमने का, आप झूमे बिना नहीं रह सकते। तालियां बजा रहे हैं तो तालियां बजा रहे हैं। तो ये ऐसा पहली बार हुआ है मेरे ख्याल से कि जब भी कोई बम विस्फोट होता था तो हम देखते थे कि मंदिर या मस्जिद के आगे चप्पलें पड़ी हुई हैं, स्कूल के बच्चों के बस्ते पड़े हुए हैं। इस बार वाद्य यंत्र थे, आपने देखा हो मस्जिद में, दरगाह में हारमोनियम टूटा पड़ा है, नगाड़े टूटे पड़े हैं और जो झांझ मजीरे हैं वो सब अस्त व्यस्त पड़े हैं, उनके आसपास लाशें छितरी हुई हैं। तो कल मैं ऐसे ही सोच रहा था दिनेश जी कि ये जो अलमस्त फकीर हैं, इन्हें दुख तो होता नहीं, इन्हें खुशी भी नहीं होती, इश्क की अनहलक की लौ लग जाती है, तरीक़त शरीकत मारिफत हकीकत अनहलक में चले गए, अल्लाहू अल्लाहू किया। तो कोई फकीर दिखा मुझे, ऐसे हेल्यूसिनेशन होते हैं ना कवियों को, जो है नहीं वो दिखाई देता। तो मुझे उस दरगाह में बैठा हुआ एक फकीर दिखा जो लाशों के बीच में बैठ के दमादम मस्त कलंदर गाया करता था। तो क्या गाएगा?
बमा बम, दमादम तो कह रहे हैं, बमा बम ध्वस्त कलंदर, बमा बम ध्वस्त कलंदर, गिनो लाशां दे नंबर, लाल हुई लाल हुई लाल हुई दरगाह स्वजन ढूंढे लालन, चिथड़ा दा लाशा दा लगा अंबार कलंदर, बमा बम बमा बम। खैर बाहर आ, मैं गायक नहीं हूं, लेकिन उसको बड़े सुर में गाते हुए सुना हूं, अपनी ऐसी कल्पना। तो हम क्या करें, मर जाएं क्या? तुमने हमें लाशें दी, तो हम कहीं जिंदगी न तलाशें? जिंदगी तलाशना लाशों के विरुद्ध एक अभियान है, चाहे वो पड़ोसी देश है हमारे से, हम खुश थोड़े हो जाएंगे वो उसके मर गए। तो इसरो, खुसरो और हे भस्मासुरो। पाकिस्तान में आतंकवाद का जन्म हुआ, भस्मासुर है। भस्मासुर वो था जो अपने ऊपर रखे हाथ तो भर जाए, ऐसा था कि भस्मासुर की यही तो खूबी थी। अब उसने पैदा किया, देखो झेलो, हमारे यहां भी तुमने भेज दी। वो तो मैं पाकिस्तान गया, पाकिस्तान में मैंने कह भी दिया कि एक चीज आपके यहाँ टेररिज्म नाम की, आतंकवाद नाम की विकसित हुई है, और यह भस्मासुर है। वो तो अच्छा था, भस्मासुर को जानते नहीं थे, मैं कह भी दिया। तो मैंने कहा तू अगर दरिंदा है तो ये मसान तेरा है, मसान माने श्मशान। तू अगर दरिंदा है तो ये मसान तेरा है। और अगली पंक्ति आप ध्यान से सुनिएगा, तवज्जो चाहूंगा आपकी। तू अगर दरिंदा है तो ये मसान तेरा है, अगर परिंदा है तो आसमान तेरा है। तू अगर दरिंदा है तो ये मसान तेरा है, अगर परिंदा है तो आसमान तेरा। गजल लंबी है, लेकिन आप अपनी कोई गुफ्तगू करना चाहें तो बताएं। आप ही की बात को सर आगे बढ़ाते हुए मैंने आज दाजी बोले में लिखा था सर कि तुम काइट उड़ाते रह गए, हमने सैटेलाइट उड़ा दिया। और अच्छा, वाह 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 वाह, तालियां बजाइए, बड़ी अच्छी बात कही। तुम आदमी उड़ाते रह गए, हमने मिसाइल उड़ा दिया। क्या बात है, वाह वाह वाह। पैट्रियट मिसाइल का हमने जो परीक्षण किया था जी, तो उसके आधार पर हमने ये 4 लाइनें लिखी। नितिन, हम कुछ पूछना चाह रहे थे आपसे। नितिन रुका दे। नमस्कार सर। आपने जैसा सर अभी कहा कि हंसी को एक संदर्भ चाहिए, इधर भी बहुत दिनों से हम देख रहे थे सर, और बड़े बड़े देश के नेता भी आजकल गूगल की चुटकुलों की बात भी करते हैं, और अलग अलग जगहों पर एक दूसरे के खिलाफ काफ़ी चुटकुले, खिलाफ इसलिए बोल रहा हूँ सर क्योंकि मेरा प्रश्न उसी में छुपा है कि जब हम हास्य की सीमाएँ निर्धारित करते हैं और हास्य का संदर्भ निर्धारित करते हैं, तो उसमें तटस्थता का भाव कितना आवश्यक है, निष्पक्षता का भाव कितना आवश्यक है? क्योंकि क्या हम जो संदर्भ है हास्य का, उसको हम छोड़ दें कि जो हमें संदर्भ मिला है मतलब हमें उसी पर हास्य बनाना है, या हास्य के संदर्भ की दिशा निर्धारित करने का भी कार्य हमारे साहित्यकार का है? देखिए, अगर किसी को दिशा निर्धारित करने का, चौकीदारी का ठेका दे दोगे तो हास्य मुरझा जाएगा। हास्य तो एक सहज चेतना है, निर्मल मन से आती है, वो किसी व्याकरण से नहीं आती। आप अलग अलग छंदों के, मात्रिक छंदों की गिनतियां बता सकते हो, वर्णिक छंदों का अलग विधान बता सकते हो, नियम बता सकते हैं, व्याकरण बता सकते हैं, लेकिन हास्य की कोई व्याकरण नहीं है बंधु। उसके तरीके हैं अलग अलग, कहीं उपहास है, कहीं उपहास वक्रता है, कहीं ठहाका है, कहीं थोड़े स्मित है। तो हास्य के प्रकारों में तो 10-20 प्रकार गिना दिए गए हैं, लेकिन कब कौन सा कैसे आएगा। अब आप जो बात कर रहे हैं वो है, जो जहां तक मैं समझ रहा हूं, वो है हास्य में मर्यादा की। हास्य में हम कितने मर्यादित रहें, कितने अमर्यादित हो जाते हैं, उसको कैसे रोकें, ये एक बड़ा संकट है। हास्य कवि सम्मेलनों में एक मर्यादा बनी रहती थी। भारतवर्ष में टेलीविजन पर पहला लाफ्टर शो लाने वाला इत्तेफाक से मैं रहा। 80s में एक कार्यक्रम आता था, कह कहे, अगर आपको ध्यान है, उसमें
कविताएं भी होती थी उसमें। उस समय के स्टैंड अप कॉमेडियंस जो भी थे, के नायकर है, कुलकर्णी बंधु है, या और बहुत सारे लोग थे। एक सरदार जी थे, उनका गाना बड़ा, तो जब बुआ माउली आईनी, ऐसा गाना गाया, एक चाट का ठेला सुनाया था। खैर, तो हास्य धीरे 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 अपनी मर्यादाओं और अपनी सीमाओं में रहते हुए जब भूमंडलीकरण हुआ और दूरदर्शन के अलावा बहुत सारी चैनल आने लगी और टीआरपी की होड़ लग गई, तब तक भी कवि सम्मेलन होते रहे। यानी 2005 तक तो मैंने भी वाह वाह चलाया, हर दिन कवि सम्मेलन होता था, हर दिन नए कवि को खोज के लाता था, 3 कवि हर दिन, तो कितने सारे हो गए, सबको अवसर मिला। फिर लगा कि जी इसके और टीआरपी बढ़ाओ, और टीआरपी बढ़ाओ। तो मेरा चैनल का प्रोड्यूसर कहने लगा कि आप साहब कविता को गिराओ, कविता को गिराओ, टीआरपी बढ़ाओ, टीआरपी बढ़ाओ। मैंने कविता को नहीं गिराऊंगा, नहीं गिराऊंगा, नहीं गिराऊंगा, तुम टीआरपी ऐसे ही बढ़ाओ। और कमबख्त को ये पता नहीं कि टीआरपी उस समय सबसे ज्यादा थी जब उसका स्तर अच्छा था। तो इनका भ्रम है कि लोग स्तर विहीन हैं और वो हंसना इसी बिलो द बेल्ट पे ही पसंद करते हैं। धीरे धीरे उन्होंने एक सुरुचिपूर्ण सांस्कृतिक वातावरण को अपनी कुरुचि के जहर से भ्रष्ट कर दिया। और आज हम इन स्टैंड अप कॉमेडियंस के द्वैर्थी संवादों को झेल रहे हैं अपने घर में बैठ के। तो ये कोई चिंता की बात नहीं है, हम समझदार हो गए। अभी टीनेजर्स पे बात हो रही थी, टीनेज बच्चे क्या नहीं जानते हैं। तो हम सब मनुष्य यहां भी हैं, वहां भी हैं, और हमारी मनुष्यता की एक यात्रा होती है। उस यात्रा में हमारी 2-3-4 चीजें ठीक रहनी चाहिए कि हमारी एस्थेटिक सेंसिबिलिटी ठीक रहे, हमारी सौंदर्याभिरुचियां ठीक रहें, हमारी जो सामाजिक सरोकार हैं, जो हमारा समाज शास्त्र है और समाज शास्त्रीयता हमारे अंदर विभिन्न माध्यमों से आती है, वो सुरक्षित रहे। दूसरा, हम जो साइकोलॉजिकली अलग अलग चीजों से प्रभावित हो जाते हैं, हमारे मनोवैज्ञानिक दबाव हमारे ऊपर क्या है, उसके रहते हम अपने दिमाग को संतुलित करें। सौंदर्य दिल का और दिमाग दोनों का क्षेत्र है, समाज हमारे दिमाग का क्षेत्र है, और मन फिर से दिमाग और दिल का। तो दिमागात्मक दिल हो, दिलात्मक दिमाग हो, ज्ञानात्मक संवेदन हो, संवेदनात्मक ज्ञान हो, इन सब से मिलके एक ऐसी चीज बनती है जो हमारे समाज का निर्माण करती है। और कोई भी कुरुचिपूर्ण प्रवृत्ति बहुत ज्यादा जीवित नहीं रहती, दीर्घजीवी नहीं होती। पुनः ये सिलसिला जो लिट फेस्ट का है, ये अभी तक अब तो नहीं था, ये जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल ने शुरू किया भारतवर्ष में। और हिंदी के कवि भी आ रहे हैं, हिंदी के लेखक भी आ रहे हैं, अंग्रेजी के भी आ रहे हैं। भाषाओं की कोई बाड़ेबंदी नहीं है, विचारों की कोई अखाड़ेबंदी नहीं है, हर आदमी अपने यहाँ आए। लेकिन यहां पर इन लाफ्टर शोज की नाड़ेबंदी नहीं। यहां पर हम बात कर रहे हैं, यहां हम सोच रहे हैं, हम हंसना भी जानते हैं, शाम को कार्यक्रम करते हैं, हंसने के लिए करते हैं, संगीत के लिए करते हैं। तो इन स्थितियों से लड़ने के लिए एक मर्यादा तो बनाई जा सकती है, और ये बनाने वाले हम नहीं हैं, ये बनाने वाले हैं श्रोता। हमारे दर्शक निरपेक्ष हैं, उनको कोई मतलब नहीं तुम क्या दिखा रहे हो। अमेरिका में कोई शो अगर कोई गलत बात करता है तो ढेर सारे ईमेल चले जाते हैं, उसको बंद करना पड़ता है वो प्रोग्राम। हमारे यहाँ किसको क्या पड़ी, तुझको पराई क्या पड़ी, अपनी निवेड़ तू, उसको क्यों काटता है, अपनी उधेड़ तू। तो इसलिए आदमी स्वयं को उधेड़ने पर लगा हुआ है। और जो करना चाहिए, इन लिटरेरी फेस्टिवल्स का ये उपयोग होना चाहिए कि आप सबके सब कुरुचिपूर्ण अपसांस्कृतिक जीवन मूल्यों को फैलाने वाले घटिया कार्यक्रमों के विरुद्ध उसके चैनल हेड को निरंतर लिखें और कहें कि हम इतना जन प्रचार करेंगे कि तुम्हारी टीआरपी की टोपी तुम्हारी पैरों में गिर जाएगी और तुम नजरों से गिर जाओ। एनीथिंग मोर कोई यंगस्टर्स में? इतना गहरा रुचि रखना और लेखन कार्य का जो आपने काम किया है, ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको इसकी? कैसे आई ये प्रेरणा? प्रेरणा के कई कारण होते हैं कि बचपन से बड़े बड़े कवि आते थे, बच्चन जी हमारे घर आते थे,
सोहनलाल द्विवेदी जी हमारे घर आते थे, बलबीर सिंह रंग आते थे, मुकुट बिहारी सरोज आते थे। और मुझे भी सौभाग्य मिला कि सोहबतें हुई तो बैठे तो मैथिली शरण गुप्त भी बैठे हुए हैं, मुझे दिनकर जी के साथ भी बैठने का मौका मिला। तो एक तो वातावरण, पर्यावरण, रुचियां, उत्तर प्रदेश की मजबूरी कि वहां अंग्रेजी थी ही नहीं। अगर वहां अंग्रेजी होती जैसे दिल्ली में अब है, जैसे मेरे बच्चों ने सीख ली और हिंदी भी अच्छी है उनकी, अंग्रेजी भी अच्छी। मैं अंग्रेजी तभी बोलता हूं जब किसी को हिंदी ना आती हो। विदेशों में 1.5 घंटे के भाषण दे लेता हूं, पर यहाँ पौ फट जाती है, सुबह हो जाता है, क्योंकि यहां तो छिद्रान्वेषी ज्यादा है, गलती निकालने वाले। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आई एम सॉरी टू से दैट आई एम नॉट एबल टू स्पीक इन हिंदी बिकॉज आई डोंट नो मच हिंदी, सो प्लीज बियर विथ मी, आई एम सॉरी सर, सो प्लीज अलाउ मी टू स्पीक इन इंग्लिश। मैं ये जानता हूं कि सब नौटंकी है। उनकी अंग्रेजी से कई हजार गुना अच्छी उनकी हिंदी है, या उनकी मातृभाषा है, उनकी मराठी है, उनकी गुजराती है, उनकी बांग्ला है, उनकी असमिया है। और इस जनसंचार माध्यमों के जरिए हिंदी है। सुबह से लेकर रात तक तो साले हिंदी का सीरियल देखते हो, हिंदी में समाचार सुनते हो, अंग्रेजी की चैनल नहीं देखते। फिर आप ये ढोंग कर रहे होगे, आई डोंट नो मच हिंदी। यू डोंट नो सच हिंदी। सच बोलो और मस्त रहो। तो ये कब होगा? ये अभी हमें उम्मीद करें हिंदी से और हिंदी के प्रति प्रेम हो जाए, तब तक नहीं होगा जब तक कि हिंदी रोजगार नहीं देगी, जब तक कि हिंदी प्रौद्योगिकी का ज्ञान नहीं देगी। जापान में, फ्रांस में, चाइना में, रशिया में सारा महान ज्ञान, सारा अंतरिक्ष विज्ञान, ये सब का सब उनकी अपनी भाषाओं में है। हमने ये प्रयास ही नहीं किया कि हमने अपनी भाषा में अपने ज्ञान विज्ञान को अपनी भाषा में बनाया होता। अरे मौलिक पुस्तकें लिखते हम, अनुवाद नहीं करते। और जैसे ही आपने अनुवाद की भाषा से हिंदी को विकास करने की शुरुआत की, पारिभाषिक शब्दावली आयोग बना दिए, उन आयोगों ने सबसे ज्यादा बंटाढार किया हिंदी का, ऐसे ऐसे शब्द बना दिए जो किसी की समझ में नहीं है। तो हमारा न्याय हमें अंग्रेजी में मिलता है। गरीबी भुखमरी से जूझता हुआ ये देश कचहरी के चक्कर लगाता है, और बाप ये कहता है कि भले जाके जंगल में धोनी रमाना, मगर मेरे बेटे कचहरी न जाना। कचहरी दुखी करती है, क्योंकि वहां कम अंग्रेजी जानने वाला भी, जो बिल्कुल अंग्रेजी नहीं जानता वकील, वो भी अपने मुवक्किल के सामने, क्लाइंट के सामने ऐसी अंग्रेजी बोलेगा कि फीस बढ़ जाएगी। तो फीस बढ़ती है तब जब फीस बढ़ाने के लिए अंग्रेजी का उपयोग होता है, रोजगार के लिए, कारोबार के लिए होता है। आप एक विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करते हैं, टाई लगा के जाते हैं, अंग्रेजी नहीं बोलेंगे तो आपको रखेगा नहीं। थोड़ी सी अंग्रेजी बोल के, और जैसे ही आपका क्लाइंट पट गया, आप खुश होकर हिंदी में उससे गले मिलते हैं, और कहता मार डाला सारे, मैंने ले लिया, मैंने इतने ऑर्डर ले लिए, 1.5 लाख के ऑर्डर ले लिए। उसको अंग्रेजी में नहीं बोलता वो, उस अपनी उल्लास को, अपने उच्छ्वास को, हृदय की भावना को, अपने आत्मविलास को, और जब हाथ में गिलास हो तो गिलास को हिंदी में बात करता है। एक सवाल और। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं आज अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि आपके सामने खड़ी हूँ। आपसे मेरा एक प्रश्न था, जैसे आपने बातचीत के दौरान कहा कि हमें हिंदी भाषा आने पर गर्व होना चाहिए। दिल से गर्व भी करती हूँ और हिंदुस्तानी होने पर भी। सर, प्रश्न ये था मेरा कि जैसे साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है, आप जो भी लिखते हैं वो व्यंग्यात्मक होता है, जो भी आप समाज में देखते हैं आप उसको लिखते हैं, और जब हम पढ़ते हैं उसे तो हमें हंसी भी आती है, साथ साथ हम आपकी बात को भी समझ जाते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि आजकल की लाइफ कितनी ज़्यादा तनाव भरी है और लोग छोटी छोटी सी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं। आपको, जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो आपको कभी ये प्रतीत नहीं हुआ कि जिस तरीके से समाज में कमियां हैं, मैं भी उसे गुस्से के साथ सुनाऊं? आपको ऐसा कभी प्रतीत नहीं हुआ? बहुत अच्छी बात कही आपने। क्रोध और अहंकार दो ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए शत्रु भाव रखती हैं।
अब क्रोध को मैं मानता हूं कि बहुत कीमती चीज है बेटा, उससे ज्यादा कीमती कोई है ही नहीं। क्रोध जिसके पास नहीं है वो बेकार है, लेकिन जो बहुत ज्यादा कीमती चीज होती है उसके बारे में ध्यान से सोचना चाहिए। मेरी पंक्तियां हैं कि क्यों तू आवेग का जखीरा है, हर समय आत्मा अधीरा है, क्रोध को व्यर्थ खर्च मत करना, क्रोध तो कोहिनूर हीरा है। अगर एक बार खर्च कर दिया तो फिर दोबारा कहां से लाओगे? इसलिए क्रोध को बचा के रखो और उस क्रोध को अभिव्यक्त करने के लिए दूसरी शैलियां ईजाद करो। तुम्हारी शान बढ़ जाती है, रुतबा बढ़ गया होता, कहा जो तुमने गुस्से से वही हंस के कहा होता। तो जब क्रोध आए तब मुस्कुरा के अगले आदमी को ऐसा कर दो कि बिल्कुल बेकार हो जाए। दूसरी बात क्या है कि क्रोध और अहंकार ये दोनों भाई भाई हैं। वैसे जेंडर क्या होता है? बहन बहन भी हो सकते हैं। हम बेकार पुरुष प्रधान समाज मानते हुए इनको सारी नेगेटिव चीजें पुरुष ही होती है, ऐसा क्यों माने भाई दिनेश? ऐसा नहीं मानना। तो चलिए हम अगर इसको ईगो कहें, ईगो तो फेमिनिन है, तेरी 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 ईगो, भले तेरा ईगो भी कहते हो तो मैं क्यों मानूं, तेरी ईगो ही ठीक कर ले अपनी ईगो। अब मैं अंत में, क्योंकि मुझे फ्लाइट पकड़नी है और समय भी हो गया है जितना आपने निर्धारित किया था, 3 पंक्तियों की एक कविता सुनाता हूं जो तुम्हारी उत्तर का एक्सटेंशन होगा तुम्हारे प्रश्न के लिए। तुझे भ्रम है मैं तेरा हूं, मुझे भ्रम है तू मेरी है, न तू मेरी न मैं तेरा, अगर कुछ है तो ईगो है। कल है हरदम जो बोता है, वही सब कुछ वही सब कुछ। और तुझे भ्रम है कि मैं खुश हूं, मुझे भ्रम है कि तू खुश है, न तू खुश है न मैं खुश हूं, अगर खुश है तो एक दिल है, खुशी में भी जो रोता है, यही सब कुछ यही सब कुछ। क्या हुआ? तीसरी लाइन है, इसके लिए तालियां संभाल के रखना, विदा करने वाली तालियां, कि तुझे भ्रम है कि तू कुछ है और मुझे भ्रम है कि मैं कुछ हूं। तुझे भ्रम है कि तू कुछ है, मुझे भ्रम है कि मैं कुछ हूं, न तू कुछ है न मैं कुछ हूं, अगर कुछ है तो कुछ कुछ है जो होता है। क्या बात? वही सब कुछ वही सब कुछ। भाषा के प्रति, देश के प्रति, व्यक्ति के प्रति, मनुष्य के प्रति आपके अंदर सकारात्मक कुछ कुछ होता रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया पद्म श्री अशोक चक्रधर जी। इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे बीच में आते रहेंगे। ये पहला फेस्टिवल है, अभी शुरुआत हुई है, कुछ फिजा बदल रही है, कुछ माहौल बदल रहे हैं, लोग भी बदलेंगे और सुनने वाले भी बदलेंगे। तो इसी आशा के साथ आपका तहे दिल से शुक्रिया सर, जो आप हमारे बीच में आए। शुक्रिया। Thank you, sir, for moderating this session. I request Mr. Nimish Chaudhary to present a token of appreciation to our guest speaker, Padam Shri Dr. Ashok Chakradhar, and our moderator, Mr. Dinesh Mansera. I request Dr. Ashok Chakradhar to give a token of appreciation to Miss Sangeeta Sofat, who is the Master of Ceremony and a senior faculty from Summer Valley School. साउंड सर, एक्सक्यूज सर, यस, थैंक यू। एक मेरा उपन्यास बच्चों 9th क्लास के लिए वो एनसीईआरटी ने छापा है, पढ़ना, मनोती नाम है, मनोती एनसीईआरटी का है।
KFC stalls here and a coffee shop also. We'll take a short break now and the afternoon session will resume at 2:30 p.m. sharp with eyes wide shut. Samran. कहाँ है मनमोहन? आइए 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 आइए, मैं ठीक हूँ, आइए आइए। खींच दो भाई। बैठ लो। आओ ना आप। ग्रुप पिक्चर ऑफ आवर टीम। ठीक है धन्यवाद सर। उधर ले बैकड्रॉप नहीं आ पाएगा ना हमारे डॉटर के। अरे फोटो कीजिए पहले, कीजिए एक फोटो कीजिए, फोटो खींचो पहले, खींचो खींचो फोटो है ना। एक सेकंड ना हम बताएंगे सर हाँ जी आइए, सुनाई दीजिए आप अभी मैं। थैंक यू सो मच मैम। सामने सर, सर सामने देखना। ओके ठीक है। अरे यार एक लड़की मेरे को फोन की आज तक मैं आपका फैन था, आज मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। अरे अरे सर 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 पंखे का साइज बदल। चलिए सर स्टूडेंट्स आपके जल्दी जल्दी प्लीज अभी चलिए सर प्लीज द कार इज वेटिंग। Please, why aren't you guys understanding? Yeah, Take them inside, man. please. कवि जो है अशोक चक्रधर साहब मौजूद हैं। सर देहरादून में आपका स्वागत है और मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, हास्य आज कहाँ पर आप देखते हैं? हास्य कहाँ आप देखते हैं? थोड़ा हट जाओ, वो आप साहित्य से कितना अलग है? कर लेना। हंसी किसी चौपा किसी को खड़खड़ाते हुए ऐसे ही जब आती है अनायास, तो मैं उसको वहाँ देखता हूँ। मैं किसी भी टेलीविज़न पर आने वाले हास्य के शो पर बहुत मुश्किल से हंस पाता हूँ, लेकिन किसी बच्चे की मुस्कान और उसके किसी किलोल पे और स्वतः स्फूर्त चेतना से निकलते हुए उसके अंदाज पे मैं हंस सकता हूँ। लेकिन जब मुझे लगेगा कि हंसी का कारोबार करने के लिए है, तो मुझे पता लग जाता है कि ये हंसाने और फंसाने के लिए, अपना घर बसाने के लिए, हमें चूसाने के लिए। सर एक सवाल ये है कि अब मोबाइल फ़ोन पे भी हिंदी में टाइप हो रहा है, तो हिंदी का विस्तार आप देखते हैं या हिंदी कहीं सिकुड़ रही है? कमाल कर रहे हैं साहब, जब ऐसे बोलो और हिंदी टाइप हो रही है, आपके मोबाइल में हिंदी आ रही है, तो सिकुड़ेगी कैसे? सर का एक एक जवाब जो मेरे पास आया है वो हिंदी में आया। हाँ हिंदी थोड़ा सा तो बढ़ रही है, फैल रही है। हमें इस कंप्यूटर को नमन करना चाहिए कि जो काम संस्थाओं को करना चाहिए था नहीं किया उन्होंने। मोबाइल हमें हिंदी सिखा रहा है, और अब तो उच्चारण से जो वॉइस टाइपिंग है, आप गूगल ने बहुत अच्छा काम किया। और मैंने भी हिंदी भाषा के कंप्यूटिंग के लिए पिछले 25 साल से लगा हुआ हूँ, और जिक्र भी किया था कि माइक्रोसॉफ्ट में मुझे 3 बार MVP अवार्ड दिया, मोस्ट वैल्यूएबल प्रोफेशनल, जो यंगस्टर्स को मिलता है, युवाओं को मिलता है। मुझे क्यों मिला? इसलिए नहीं कि मैं कोई प्रोग्रामर हूँ, इसलिए मिला क्योंकि मैं हाई एंड यूज़र हूँ, और मैंने हिंदी के विकास के लिए इन कंपनीज़ पे दबाव डाला जिस हैसियत में था कि भाई आप हिंदी के OCR बनाओ, हिंदी का वॉइस टू टेक्स्ट बनाओ, टेक्स्ट टू स्पीच बनाओ,
तो ये हिंदी की प्रगति कंप्यूटर हमें आशा सर, एक सवाल मेरा ये है, अंतिम एक सवाल मेरा ये है अंतिम कि जो आज के डेट में जो ब्लॉगिंग साइट है या माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है या फेसबुक है, उसमें लोग अपने विचार रखते हैं, तो ऐसा लगता है कि चिंतन मनन करने का समय लोगों के पास कम हो गया, तुरंत से विचार आया और तुरंत से लिख दिया। तो होते थे और निज कवित्व के ही लाग न लिखो, जो मैंने लिख दिया वो सबसे अच्छा है, ऐसा तो हर किसी लिखने वाले को लगता है। तो ज़्यादा लिखने वाले पहले भी थे, उनके लिए मंच नहीं थे, पत्रिकाएं उनकी रचनाओं को सधन्यवाद वापस कर देती थी। अब इस सोशल मीडिया में ये है कि कोई आपकी रचना वापस नहीं कर सकता। आप अपने ब्लॉग पे ताल ठोक के डंके की चोट भड़ास निकालिए, चौपाल पे किसी को भी गरियाइए या किसी की भी वंदना करिए और उसको बंधन ना करिए, ठीक है ना? थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। प्लीज आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। कोई नहीं, जब आप खींच लोगे तब हम खींच लेंगे। ठीक है, धन्यवाद सर 1-2 मिनट लगेंगे, धन्यवाद मेरे साथ। ओके, इसका खींच दो, प्लीज इसका खींच दो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा अनुराग बात करें। मैं